नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। इंदौर से बड़ी खबर, जमीन कारोबारी सुरेंद्र संघवी के घर पर ईडी की दबिश। कांग्रेस नेता पंकज संघवी के भाई हैं सुरेंद्र संघवी और जमीन घोटाला के आरोप में यहां कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इंदौर स्थित निवास पर ईडी का छापा। सुरेंद्र संघवी और उनके पुत्र प्रतीक संघवी ने जमीन के एक मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी और करीब 1.5 दर्जन अफसर संघवी के ठिकानों पर मौजूद हैं और कनाडिया इलाके में स्थित प्रगति विहार में स्थित आवास पर कार्रवाई जारी है। सुबह 7 बजे ईडी की टीम यहां पहुंच गई थी और ईडी की जांच में कई बड़े और अहम खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस नेता पंकज संघवी के भाई सुरेंद्र संघवी के जमीन घोटाला में जुड़े होने के शक के चलते यहां पर कार्रवाई की जा रही है और इंदौर स्थित उनके निवास पर ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही है। सुरेंद्र संघवी और उनके बेटे प्रतीक संघवी ने जमीन के एक मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ली थी और करीब 1.5 दर्जन अफसर संघवी के ठिकानों पर इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल कनाडिया इलाके में प्रगति विहार स्थित आवास पर यह कार्रवाई चल रही है। सुबह 7 बजे ईडी की टीम यहां पहुंच गई थी और ईडी जांच में कई बड़े खुलासे, कई अहम खुलासे कर सकती है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं इस मामले से जुड़ी। और विकास सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विकास, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इस कार्रवाई को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक पता चला कि गुरुवार सुबह लगभग 7 बजे जमीन कारोबारी सुरेंद्र संघवी के यहाँ पर जो टीम है ईडी की वो पहुंची है और लगातार जो कार्रवाई है वो अभी उनके आवास पर जारी है। प्रगति विहार कनाडिया इलाके में स्थित जो प्रगति विहार है वहां पर उनका आवास है। उसके साथ साथ दफ्तर, इसके अलावा अन्य जो 3 और जो व्यापारी है उनके यहाँ पर भी ईडी की जो टीम है वो लगातार दबिश दे रही, कार्रवाई कर रही है। जानकारी है कि अयोध्यापुरी जमीन घोटाले से जुड़े हुए इनके तार है और इसके बाद जब मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने के बाद ईडी की जो टीम है वो अब दाखिल हुई है पूरे मामले में और जांच में जुटी हुई है। जानकारी ये भी है कि हाईकोर्ट से सुरेंद्र संघवी जमानत पर है। जमीन घोटाले के मामले में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था और उसके बाद से हाईकोर्ट से उनके जमानत मिली थी और उसके बाद जब मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी जांच के दौरान प्राप्त हुए तो उसके बाद ईडी की कार्रवाई भी अब देखने को मिल रही है। हालांकि ये तय सीमा तक ही हम लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है मीडिया को, लिहाजा बहुत अधिक जानकारी अब तक छनकर बाहर नहीं आ पा रही है। इसके साथ साथ अब ये जरूर तय माना जा रहा है कि ईडी की टीम अब लंबे समय तक इस पूरे मामले में जांच करेगी और जांच के बाद कुछ तथ्य निकलकर सामने आएंगे जो कि बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। 3250 करोड़ का ये शुरुआती वक्त में घोटाले की जानकारी प्राप्त हुई थी और ये उसके साथ साथ अब मनी लॉन्ड्रिंग के भी तार इसमें जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि किस तरह की ये जमीन घोटाला था और किस तरह से इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई और क्या क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। लेकिन ये इस पूरी कार्रवाई में जरूर ये माना जा रहा है कि लंबा वक्त लगने वाला है। आशीष, हाईकोर्ट से पिता पुत्र को जमानत मिली थी, कब तक है ये जमानत और क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश आ सकता है और कब सुनवाई होगी इस संदर्भ में, क्या कुछ इस बारे में भी डिटेल अपने पास? जी बिल्कुल, प्रकरण चूंकि पूर्व में विचाराधीन था उसी के तहत जमानत इन्हें दी गई थी। जानकारी है कि अग्रिम जमानत पर पिता पुत्र थे और उसी के साथ साथ में पैरेलल इस पर जांच भी चल रही थी। समानांतर जांच के चलते ही कई अन्य विभागों में भी इसकी शिकायत की गई थी और उसी के चलते जमीन घोटाले से जुड़े हुए जो तार थे तो विभिन्न एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। इनकम टैक्स के साथ साथ अन्य जो एजेंसी है और उसके साथ ईडी जो है वो भी इसमें जांच कर रही थी। इसी दौरान जब जांच के दौरान ही पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें हुई है, जब मनी लॉन्ड्रिंग के तथ्य जब निकलकर सामने आए, सबूत निकलकर सामने आए तो उसके बाद ईडी की टीम ने यहाँ पर आज सुबह यहाँ पर दबिश दी है और लगातार दबिश की कार्रवाई अब भी चल रही। जानकारी है कि 1 दर्जन से अधिक जो अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार सर्च की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जमीन के कई कागजात मिले हैं, रजिस्ट्री, अन्य चीजें भी मिली हैं, तो इन सभी का बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है कि आखिर किन किन चीजों का इसमें इस्तेमाल किया गया था और घोटाले के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या क्या इन लोगों ने अर्जित किया है, उन सभी
की जो तथ्यात्मक जानकारी है वो प्रारंभिक तौर पर अब तक नहीं प्राप्त हो सकी, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जब जांच पूरी होगी तो कई बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका विकास इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए, और जब ये कार्रवाई संपन्न होगी फिर डिटेल के लिए आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ते आगे और करेंगे अगली बड़ी खबर का। भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है जहां लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के सब इंजीनियर पर कार्रवाई की। सब इंजीनियर हेमा मीणा के ठिकानों पर छापा मारा गया। भोपाल के 2 ठिकानों पर रायसेन के फार्म हाउस पर लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई सुबह 6 बजे से जारी है। दरअसल इंजीनियर की सैलरी 30,000 है। इंजीनियर करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे? दरअसल यहां पिता के नाम पर बिलखिरिया में 20,000 वर्ग फीट जमीन है। 1 करोड़ रुपए का मकान बनाया। रायसेन और विदिशा में करोड़ों की जमीन खरीदी हुई है। आय से 232% अधिक प्रॉपर्टी यहां मिली है और अभी तक करीब 5 से 7 करोड़ की संपत्ति का पता लग चुका है, जबकि अभी और खुलासे होने बाकी हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि ये काले कुबेर कितना खजाना गाड़ के बैठे हुए हैं, और ऐसे भ्रष्टाचारियों की वजह से अमीर और गरीब होता जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस भ्रष्टाचारी की शक्ल भी आपको दिखा रहे हैं, जहां अब तक करीब 5 से 7 करोड़ की संपत्ति के खुलासे की जानकारी मिल रही है। और आरोप इस पूरे मामले में यह है कि अभी और खुलासा हो सकता है, अभी और कितना काला धन जमा करके रखा है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के सब इंजीनियर हैं और 30,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी है और करोड़ों की संपत्ति है। और इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या डिटेल मिल पा रही है? 30,000 रुपए प्रति महीना सैलरी और संपत्ति कुबेर जितनी। बिल्कुल आशीष, इस पूरी कार्रवाई के पीछे 3 जो बातें हैं वो समझनी होगी। सबसे पहले कि ये जो है मोहतरमा, ये है पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में, तो जाहिर सी बात है 30,000 रुपये इन्हें वेतन मिलता है, मगर इन्होंने जो काली कमाई जमा की है वो पुलिस कर्मियों से ही वसूला है, क्योंकि पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में जो मकान होते हैं, पुलिस लोग को जो आवंटन होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं घूस लेकर इन्होंने उन्हें मकान देने का या जो भी जिस तरह से ऑफर दिया है उसके अलावा इन्होंने पैसा कमाया है। तो पहली बात, जो पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन से इन्होंने काली कमाई जमा की है। दूसरी बात, इनके ऊपर कई बड़े आका हैं, क्योंकि ये सब इंजीनियर की इतनी बकत नहीं होती है पुलिस महकमे में कि वो इतना बड़ा कारनामा कर दिखाए। तो जाहिर सी बात है बड़े अधिकारियों की शय पर इस तरह से काली कमाई जमा की है, क्योंकि सुबह 6 बजे से छापामार कार्रवाई की गई, उसमें भी 5 से 7 करोड़ की जो है राशि सामने आ रही है, मगर बड़े पैमाने पर अभी राशि उगलना बाकी है, क्योंकि इनके बैंक लॉकर और कई सारी चीज़ें खुलना बाकी है। तीसरी बात यह है कि अगर इनका पिछला इतिहास देखा जाए तो आज से 7 से 8 साल पहले बताया जा रहा है कि इनके परिवार वाले भाई और पिताजी रायसेन में सब्जी बेचने का काम करते थे। तो क्या इतना कायाकल्प हो गया कि पिछले 2 से 4 साल में इन्होंने अवैध रूप से इतनी काली कमाई जमा कर ली, जब इनके नाम पर करोड़ों के कृषि यंत्र हैं, जिसमें हार्वेस्टर, थ्रेसर और कई सारी मशीनें हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर 30 लाख की एक टीवी इनके 1 करोड़ के मकान से जब्त हुई है। तो 30 लाख की एक टीवी आपको नजर आ रही होगी, वो टीवी भी इन्होंने खरीदी है। तो ऐसे कई बड़े पैमाने पर पैसा इन्होंने बर्बाद किया, कमाया भी है। तो ये 3-4 बातें हैं जिनकी शय पर इन्होंने इतने करोड़ों रुपए जमा किए हैं। अब पुलिस और लोकायुक्त पुलिस जांच कर रही है, आखिर बड़े पैमाने पर खुलासा होना बाकी है। आशीष, लॉकडाउन में सब्जी बेची होगी ना जितेंद्र, तो वहां बहुत महंगाई थी उस वक्त, तो अच्छी खासी संपत्ति जमा हो गई इनकी। अभी तो जांच हो रही है, अभी कितनी सब्जी और बिकेगी इसका भी अंदाजा लगाना है। हालांकि इस पूरे मामले में ऐसे लोगों पर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जो पूरे सिस्टम को खोखला किए हुए हैं। एक योग्य व्यक्ति तक उसकी पहुंच नहीं होती, उसे मौका नहीं मिलता, और ऐसे लोग कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। 232% संपत्ति बना ली है मोहतरमा ने। बहरहाल कार्रवाई जारी है, बहरहाल देखना होगा आगे और कितना खुलासा संपत्ति अर्जित करने का होता है। कॉर्पोरेशन में संविदा पर काम करने वाली हेमा मीणा करोड़ों की मालकिन निकली। लोकायुक्त पुलिस ने जब इनके घर पर, इनके ठिकाने पर छापा मारा तो 5 से 7 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति इनके पास से अभी तक मिली है। सुबह 6 बजे से ये लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की है। अभी भी और कई बेनामी संपत्ति हेमा मीणा के नाम पर निकलना बाकी है। अगर बात करें
तो आज से 7 से 8 साल पहले हेमा मीणा का परिवार सब्जी बेचने का काम करता था। रायसेन, विदिशा और भोपाल में बड़े पैमाने पर इनके नाम पर जमीन और कृषि यंत्र मिले हैं। लोकायुक्त पुलिस और भी जांच कर रही है कि आखिरकार काली कमाई के पीछे और कितने गुनाहगार छिपे हुए हैं। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और मामला महाराष्ट्र से, जहां बड़ी बेंच को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दरअसल महाराष्ट्र का मामला जिसमें बड़ी बेंच को जाए और बागी 16 विधायकों के निलंबन का यह मामला है। बागी 16 विधायकों के निलंबन के मामले में दरअसल जो बड़ी बेंच को यह मामला भेजा जाएगा, उसके बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या कुछ इसमें फैसला होगा। सुनवाई के दौरान क्या कुछ तथ्य और आते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि बागी विधायकों के मामले में अब बड़ी बेंच को यह पूरा प्रकरण भेजा जा सकता है। महाराष्ट्र का 16 बागी विधायकों से जुड़ा यह मामला, जिसमें बागी विधायकों के मामले को लेकर बड़ा एक्शन। हालांकि अभी बड़ी बेंच को लेकर कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है कि महाराष्ट्र का 16 बागी विधायकों का यह मामला बड़ी बेंच को भेजा जाए। 16 बागी विधायकों के निलंबन से जुड़ा यह पूरा प्रकरण है और निलंबन के मामले में सुनवाई होगी। अब बड़ी बेंच इस मामले में सुनवाई कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। महाराष्ट्र से 16 बागी विधायकों के निलंबन से जुड़ी ये जानकारी, जिसमें बड़ी बेंच को यह मामला भेजा जा सकता है सुनवाई के लिए। बड़ी बेंच इस मामले पर कब सुनवाई करेगी, क्या कुछ इसके बारे में और डिटेल रहेंगी, आगे आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 16 बागी विधायकों से जुड़ा यह पूरा प्रकरण, जहां महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद 16 विधायकों को लेकर उनकी योग्यता पर सवाल उठे थे और इस पूरे मामले में याचिका लगाई गई थी। चूंकि जो 16 विधायक शिवसेना से टूट कर आए थे, उनकी योग्यता को लेकर, चूंकि दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने का ये उससे जुड़ा मामला है। ऐसे में 16 बागी विधायकों के योग्य होने या अयोग्य होने के विषय को लेकर यहां अब बड़ी बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। और जिस तरह से बीते कुछ महीनों में जो सियासी उठापटक महाराष्ट्र में देखने को मिली थी, शिवसेना जो पूर्व में असल शिवसेना थी, जिसके खंड खंड हो गए और एक खंड जिसमें आए करीब 16 बागी विधायक, जिसमें इस वक्त 16 विधायक शामिल हैं। उनकी योग्यता को लेकर यहां पर दल बदल कानून के नियम के तहत उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह था और इस विषय को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। कोर्ट में उस पूरे मामले को लेकर अब बड़ी बेंच के पास इसे भेजे जाने की तैयारी है और महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये बड़ी बेंच इस पूरे मामले पर जब सुनवाई करेगी तो काफी महत्वपूर्ण यहां पर रहेगा इस बड़ी बेंच के द्वारा लिया गया फैसला। और आगामी सरकार, इस वक्त की सरकार को लेकर बहुत महत्वपूर्ण ये रहेगा और इसमें 16 बागी विधायकों को योग्यता रहेगी या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा बड़ी बेंच द्वारा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए चलते हैं आपको। विशेषज्ञों से रायशुमारी ले रहे हैं कि एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार जैसे शेड्यूल ऑफेंस की जांच ईडी के क्षेत्राधिकार में नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो हमारे जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे जो जानकारी मिली है, उसमें एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार जैसे शेड्यूल ऑफेंस की जांच ईडी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। पीएमएलए अंतर्गत ईडी का कार्य किसी अपराध के कमाई से जब्त संपत्ति की जांच करना, उन्हें राजसात करना और दोषियों को सजा दिलाना है। हमारे राज्य में तो ईडी के अधिकारी पुलिस की तरह मूल अपराध में विवेचना कर रहे हैं। ईडी का यह कार्य संघीय ढांचे के मूल भावना के विपरीत है। ईडी के अधिकारियों द्वारा की जा रही समस्त अवैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध विधिवेत्ताओं से हम सलाह मशवरा कर रहे हैं और शीघ्र ही समुचित कार्रवाई इसके खिलाफ करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। भेंट मुलाकात दे दीजिए सर। आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा में जा रहा हूं, वहां रिपल भी हम लोग देखेंगे और भेंट मुलाकात करेंगे।
भेंट मुलाकात में आप जहाँ पे आप लोगों की जो विधायक है वहाँ गए, आप लोग जहाँ पे विधायक जीते हैं, अब वो सीट पर जा रहे हैं जहाँ पे बीजेपी के विधायक, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा था? नहीं जी, इसके पहले तो मैं जयपुर भी गया हूँ और चांपा जांच भी गया हूँ, राजनांद गया हूँ, कुरूद गया हूँ। ये जीते तो उतने से ना, ज्यादा तो है नहीं, हाँ तो उतने में जाऊंगा। कैसा फील है कि क्या ओवरऑल जबरदस्त उत्साह है लोगों में, और चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, व्यापारी हो, सभी, चाहे गांव के हो, शहर के हो, सब में बहुत। दरअसल दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार की शक्तियों पर केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले पर टिप्पणी की और दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार, दिल्ली सरकार को सेवाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। और उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी, अफसरों पर चुनी हुई सरकार का नियंत्रण जरूरी है। तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ी राहत, जो बार बार उपराज्यपाल को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि उपराज्यपाल दखल देते हैं, उपराज्यपाल परेशान करते हैं और फैसले नहीं लेने देते। ऐसे में अब एक बड़ा जो फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में, अरविंद केजरीवाल सरकार के पक्ष में आया है। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह मानने का निर्देश दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने। और दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, सरकार की शक्तियों पर केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है और दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है। तो एक तरफ केंद्र सरकार की दलीलों को सुनना, उस पर अमल करना, तो दूसरी तरफ उपराज्यपाल को भी सरकार की माननी होगी। बढ़ते आगे मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, और कांग्रेस और भाजपा पार्षदों का आमरण अनशन जारी है। 24 घंटे बाद भी अभी कोई अधिकारी यहां नहीं पहुंचा है। कांग्रेस पार्षद सपन महतो की तबीयत भी बिगड़ गई। आमरण अनशन पर बैठे हैं कांग्रेस भाजपा के पार्षद। पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर यह आमरण अनशन जारी है। एसडीएम कार्यालय के पास ये आमरण अनशन जारी है और पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर यहां बैठे पार्षदों में एक पार्षद की तबीयत भी बिगड़ गई है। दरअसल मनेंद्रगढ़ में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस पार्षद सपन महतो की तबीयत अड़चन में बैठे हुए बिगड़ गई है और ऐसे में आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेस भाजपा के पार्षद पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं। एसडीएम कार्यालय के पास ये अनशन हो रहा है। कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों का आमरण अनशन 24 घंटे बाद भी अभी कोई अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचा है। पट्टा दिए जाने की मांग कर रहे हैं और इस अनशन के दौरान कांग्रेस के पार्षद की तबीयत कुछ नासाज हो गई है। नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, पार्षदों की मांग का समर्थन करने के लिए पहुंचे। दरअसल एसडीएम कार्यालय के सामने ये प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस पार्षद सपन महतो की तबीयत बिगड़ जाने के बाद हालचाल जानने के लिए मौके पर प्रदर्शनरत अनशन कर रहे एसडीएम कार्यालय के पास बैठे धरने पर पार्षदों से मिलने के लिए यहां पर नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पहुंचे हैं। और बढ़ते आगे भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया और एचयूटी के 5 सदस्यों को हैदराबाद से भोपाल लाया गया और कई विदेशी नंबर्स भी इनके पास से मिले हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल कनेक्शन और फंडिंग की तफ्तीश की जा रही है। आतंकी संगठनों के नेटवर्क को मध्य प्रदेश में सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर बयान दिया और साथ ही कहा कि शिवराज सरकार में आतंकी संगठनों के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की रिमांड ली गई है और आगे इन पर कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार और शिवराज सरकार के राज में आतंकी नेटवर्क सिर नहीं उठा सकते। एचयूटी के आतंकी संगठन के 5 लोग जो हैदराबाद से थे वो भोपाल आ गए हैं और उन्हें आज रिमांड हम न्यायालय से उनका मांगेंगे। इन लोगों के पास से विदेशी फोन नंबर भी मिले हैं और इनका इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है, इनको फंडिंग कहां से हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये सब की भी जांच इसके अंदर की जा रही है।
इसके पीछे कौन है, इन्होंने कुछ लोगों को कन्वर्ट भी किया है क्या, बैंक खाते, ये सब जांच के दायरे के अंदर है विषय। जल्दी और तस्वीर स्पष्ट होगी। अभी नया कोई भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है। अकेला सिमी का नेटवर्क ध्वस्त नहीं किया है, चाहे पीएफआई हो चाहे HUT हो, ये सभी संगठनों ने क्योंकि नेटवर्क मध्य प्रदेश में ध्वस्त कर दिए। ये मध्य प्रदेश है, शिवराज सिंह जी की सरकार है, कानून का राज्य है, कोई भी आतंकी संगठन को सर उठाने की इजाजत मध्य प्रदेश में नहीं है। और रायपुर से एक अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया, शराब घोटाला मामले में मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश कर रही है ईडी। मीडिया ट्रायल के तहत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है। ईडी और डिस्टिलर के बीच साठगांठ है। भूपेश बघेल का कहना, डिस्टिलर को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे, सीएम ने सवाल उठाया है। दरअसल जो कथित शराब घोटाले का मामला सामने आया, इस पूरे मामले में मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश कर रही है ईडी, कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और उन्होंने साथ ही ये भी सवाल उठाया कि आखिर इस पूरे प्रकरण में डिस्टिलर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। मीडिया ट्रायल के तहत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है ईडी, और ईडी और डिस्टिलर के बीच साठगांठ है। आरोप लगाया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एजेंसी पर और साथ ही डिस्टिलर पर, जो डिस्टिलर इसमें संलिप्त हैं, ऐसा उनका कहना है कि डिस्टिलर और ईडी के बीच साठगांठ है और इस पूरे मामले में मेरा नाम लगाया जा रहा है। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। लोगों की तरफ से ईडी को भाजपा के एजेंट के रूप में काम करना हम लोगों ने बताया था, वो सही साबित हो रहा है। जिस प्रकार से झूठे केस बनाकर लोगों को डरा धमकाकर और कथित आबकारी घोटाले में अब वो मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य यही है कि सरकार को बदनाम करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ टिक नहीं पा रही है, तो ईडी को अपने एक अधीनस्थ संगठन की तरह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।